नमस्कार, मैं क्रांति कुंज और आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शंस के परिणाम के बारे में, जो कि 14 नवंबर को आया। ये इलेक्शन 2 चरणों में हुआ था और इसमें जो प्रमुख पार्टियों ने हिस्सा लिया, उसमें एक एनडीए, दूसरा महागठबंधन और तीसरा जन स्वराज था। पहला एनडीए में भाजपा और जदयू साथ लड़ रहे थे और दो तीन पार्टियां थी जो इनके सहायक पार्टियों के रूप में काम कर रही थी। दूसरा महागठबंधन में प्रमुख पार्टियां राजद और कांग्रेस थी और उनके साथ भी कई अन्य पार्टियां सहायक पार्टी के रूप में लड़ रही थी। जनस्वराज एक अकेला पार्टी था जिसने बिना किसी कोलैबोरेशन के साथ पूरे सीट पर, यानी कि 243 सीट की अगर बात करें, उसमें से 5-6 उनके जो उम्मीदवार थे किसी कारणवश उनको रिजेक्शन मिला, तो 238 सीट पर वो लड़े थे। अब आते हैं इसके परिणाम के बारे में कि बिहार इलेक्शंस में आउटकम क्या निकला और हमें इससे क्या सीखना चाहिए, बिहार के जनता को इससे क्या सीखना चाहिए। अब आते हैं थोड़े डिटेलिंग पर। तो हम बात करेंगे एग्जैक्टली सारे पार्टियों को कितने कितने सीट्स आए हैं। तो बीजेपी को ये जो भी डाटा मैं दे रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साइट से है। बीजेपी को 89 सीट्स पे जीत मिली, जदयू को 85 सीट्स पे जीत मिली और एलजेपी को 19 और हम को 5 सीट पर जीत मिली। आरजेडी को 25 सीट पे जीत मिली और कांग्रेस को 6 सीट पे जीत मिली। तो इस हिसाब से देखें तो एनडीए ने एक बड़ा आंकड़ा, बहुमत का बड़ा आंकड़ा जो 122 है, उसको इजिली क्रॉस करके 200 प्लस सीट्स लाए। अब आते हैं कि इसमें जो वोट शेयरिंग एक बड़ा मुद्दा है, यानी कि जितने लोग बिहार में वोट कर रहे हैं उसमें से कितने कितने परसेंट वोट डिस्ट्रीब्यूट हुए सारे पार्टियों में। तो कुल वोटर्स की जो संख्या है जिन्होंने बिहार इलेक्शंस में वोट किया या एलिजिबल थे, वो 7 करोड़ 42 लाख का है। अब इसमें से बीजेपी को जो वोट परसेंटेज प्राप्त हुआ है वो 20.8% है, यानी 20.8% लोगों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। जदयू पर 19.25 यानी 19.25% के आसपास लोगों ने भरोसा जताया। और नोटा, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनके अपने क्षेत्र के किसी भी कैंडिडेट पर भरोसा नहीं होता है, वो चाहते हैं कि वो किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दें और अपना राइट टू एक्सप्रेशन, यानी जाहिर जो करने की एक आजादी होती है, आप बोल सको कि आपको कोई भी पसंद नहीं है। तो नोटा में लोगों ने 1.81% के आसपास की वोटिंग की है। अगर हम इसे नंबर में जानना चाहेंगे तो कुल होता है 15 लाख के आसपास, यानी 14,75,000 के आसपास लोगों ने नोटा को वोट किया। आरजेडी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी वोट शेयरिंग के मामले में, यानी सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई किसी सिंगल पार्टी को, वो आरजेडी थी, जिसको मिले 22.76, 22.76% वोट। यानी कि अगर आंकड़ों की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, अगर हम किसी भी कोलेब्रेशन को तोड़ दें, यानी कि सारे पार्टियों का सेपरेट एनालिसिस करें, तो इसमें आरजेडी को सबसे बड़ा वोट शेयर प्राप्त होता दिखा। कांग्रेस को 8.71% के आसपास की वोटिंग मिली। ये पूरा डिटेल एनालिसिस था कि किसको कितने परसेंट वोट मिले, सीट्स कितने आए। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, जन स्वराज, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही थी, सारे लोग जान भी रहे थे और एक्सपेक्टेशन था कि उनको कुछ तो सीट्स आएंगे, यानी कि एक आ जाए, दो आ जाए, 10 आ जाए, कुछ सीट आने की संभावना सभी लोग जता रहे थे। लेकिन जनता ने इसे सिरे से खारिज किया और एक भी सीट जन स्वराज को नहीं आया। और अगर हम उसके वोटिंग परसेंटेज की बात करें, जब वो सीट्स पर हार गए, जब जनस्वराज जीरो पर एक तरह से आउट हुआ, यानी कि
उसने बिना स्कोर किए ही चुनाव को पूरा क्रॉस किया, तो लोगों को लगा कि शायद इनका वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा। लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज की भी बात आई तो वहां भी ये पिछड़ते नजर आए। इन्हें नोटा से भी कम वोट्स मिले हैं। अब हम जानते हैं कि ये पूरा इलेक्शन किस धुरियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ हमें दिखता है। अगर हम बात करें कि अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वही कंटिन्यू करेगी, यानी जो शासन में पहले से सरकार थी वही कंटिन्यू करेगी। और उसने क्या मापदंड अपनाया चुनाव में, तो उन्होंने बताया कि अगर आप हमको वोट नहीं करेंगे तो जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। यानी उनके पास बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमने ये बेहतर किया है, ऐसा किया है, कुछ बेहतर डेवलपमेंट की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। ऐसा कुछ भी टेक्निकल बात किए बिना वो जंगल राज का डर, यानी जो स्थिति 15-20 साल पहले की थी उसका डर अभी दिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। जब कोई भी गवर्नमेंट 15 साल से होती है शासन में, तो आप 15 साल पहले की चीज से कंपेयर करके अभी का एनालिसिस कैसे कर सकते हो? तो ये एक आम आदमी को सोचना चाहिए कि कोई भी 15 साल से शासन में अगर है तो उसे अपने से कंपेयर करना चाहिए। हर एक 5 साल को अगले 5 साल से कंपेयर करना। ये नहीं कि हम 20 साल पहले चले जाएं। इस हिसाब से तो हम अगर 100, 150, 200 साल पीछे चले जाएं तो अंग्रेजों की भी कुछ कमियां बता सकते हैं, लेकिन उसका कोई लॉजिक तो नहीं है। इसीलिए ये जो वोटिंग का पीरियड है ये 5 साल रखा गया है कि आप हर एक 5 साल गवर्नमेंट से पूछें कि वो उन्होंने पिछले 5 साल से क्या बेहतर किया है, ना कि आप उनसे ये पूछें कि उन्होंने 25 साल पहले से बेहतर क्या किया है। अगर 25 साल पहले से आप कंपेयर करके अभी वोटिंग कर रहे हैं तो फिर वोटिंग का जो पीरियड है उसको 5 साल रखने का कोई लॉजिक ही नहीं है। और अगर एक आदमी का एवरेज आयु देख लें तो इस हिसाब से तो वो 25-25 के 3 शेड्यूल में उसकी पूरी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। इसीलिए बिहार के जनता को कम से कम ये सोचना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जनता स्वतंत्र है अपने हिसाब से वोट करने के लिए, लेकिन हर एक लोगों की एक राय होती है। तो मेरी एक राय है कि हमेशा आप गवर्नमेंट को 5-5 साल के पीरियड पर वोट करें, इस चीज को देखते हुए कि उन्होंने पिछले 5 साल से क्या बेहतर किया है, ना कि इस चीज को देखते हुए कि उन्होंने 25 साल पहले से बेहतर क्या किया है। तो ये एक चीज है जो देखना चाहिए सारे सिटीजन को। दूसरी बात है कि हुआ क्या, होना तो ये चाहिए लेकिन हुआ एग्जैक्टली क्या। हुआ ये कि जो एक राशि दी गई जिसकी चर्चा हर तरफ है 10,000 की, उसको नाम आप कुछ भी दे दें, लोन का नाम दे दें, डेवलपमेंट की सहायता राशि का नाम दे दें, स्कीम का नाम दे दें, लेकिन वो एक तरह से सीधा सीधा ब्राइबरी था, क्योंकि आप ब्राइब कर रहे हैं किसको, जनता को, कि हम आपको 10,000 रुपीज देंगे, वो भी कब, जब चुनाव अगले 1 महीने में होने वाला है। तो इसका मतलब अगर आप किसी लीगल तरीके से जनता को पैसे दे देते हो इस दौरान और चाहते हो कि वोट्स भी ले लें, तो ये बहुत अच्छे से वर्क किया। लेकिन यहां कमी क्या दिखी, यहां हमें इलेक्शन कमीशन के एक जो एक्टिव पार्टनर होता है चुनाव का, वहां कमी हमें दिखी, वो पैसिव सा लगा। यानी वो खुल के सामने नहीं आए कि कोई भी पार्टी हो, रूलिंग हो, अपोजिशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे जनता को डायरेक्टली लाभ पहुंचे और जनता का वोट का एकुमुलेशन उस साइड हो जाए, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें एक मनोदशा भी पता चला बिहार के सिटीजन्स का कि उन्हें वो दूरदर्शी नहीं है। वो नहीं चाहते कि वो हर एक महीने 10,000 कमाए। वो नहीं चाहते कि ये जो 10,000 रुपए महीना का कमाई है वो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक चलता रहे। वो बस चाहते हैं कि उसे एक बार 10,000 मिल जाए, जो जल्दी मिले, यानी शाम तक अगर उन्हें 10,000 दे दें, इस बात को वो नकार देंगे कि अगला 20 साल हमें हर एक महीना 10,000 मिलेगा। तो ये तो स्थिति है और इसी कारण से हमें दिखता है कि यहाँ इतनी गरीबी है।
और गवर्नमेंट उसका भरपूर फायदा उठाती है कि 10,000 जैसे अमाउंट देकर उनसे उनका वैल्यूबल वोट आराम से ले पाती है। ये मेरी एक राय थी आप लोगों के लिए। अब हो सकता है ये राय बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन मेरा काम है, मैं जो सोचता हूँ, समझता हूँ, आप लोगों के सामने रखता हूँ। अब आते हैं दूसरे पक्ष पे कि राजद की इतनी स्थिति खराब क्यों हुई, महागठबंधन की इतनी स्थिति खराब क्यों हुई, वो कहीं भी एक्टिवली नहीं दिखे। मतलब अगर किसी का विरोध भी करना है तो हम टेक्निकल पॉइंट्स को देखते हैं, वैसा कुछ भी पॉइंट हमें वहां नजर नहीं आया। तो अगर आप उसी ढर्रे पे चलोगे जो 25 साल पहले, 30 साल पहले चल रहे थे, तो मेरे ख्याल से आपको लोग पसंद तो नहीं करेंगे। और उन्होंने जो जिस ब्राइब की वो बात कर रहे थे कि बिजली मुफ्त कर देंगे, सिलेंडर को 500 कर देंगे, तो लोगों को लगा कि ये तो बाद में होगा ना, जो पहले दे रहा है हमें 10,000 हम उसके तरफ चले जाएंगे। अब हो गई इन दोनों पार्टियों की बात। तीसरा पहलू जो जन स्वराज का था, थोड़ी बात उसके बारे में कर लेते हैं। जन स्वराज इन दोनों के पैटर्न से बिल्कुल अलग पैटर्न पे काम कर रही थी। वो जनता को डांट भी रही थी और वोट भी मांग रही थी। अब इसमें क्या है, बिहार की जनता इतनी भोली है कि उन्हें लगता है कि ये हमें डांट कैसे देगा। और आप गौर से अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे, फैमिली स्ट्रक्चर को, तो आपको साफ साफ समझ में आएगा, जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी केयर करता है, जो चाहता है आप जीवन में कुछ अच्छा करें, वो हमेशा आपको डांटता है और सही चीज करने के लिए आपको उत्साहित करता है। लेकिन जो लोग आपको बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, जो अपने लिए आपको यूज करते हैं, आप अक्सर सुनेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार से, हमेशा प्यार से बात करेंगे और ऐसा जताएंगे कि आप में कुछ कमी है ही नहीं। तो ये पूरा साइकोलॉजी हावी हुआ इस चुनाव पे। जन स्वराज ने इस पब्लिक को डांटा प्रॉपरली कि आप इसी लायक हैं, इसीलिए इस तरह से रहते हैं। ये लोगों को पसंद नहीं आया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो समाज सुधार और चुनाव जीतना है, ये दोनों अलग प्रोस्पेक्ट है। आप दोनों काम एक साथ अगर करना चाहोगे तो जनता बुरा मान जाएगी। आप चाहोगे उसे सुधार भी दें और उससे वोट भी ले लें, तो ये मॉडल यहां सफल होता नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या, प्रशांत किशोर या जन स्वराज को अपना काम करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो जितना अपने स्टैंड पर लगातार लड़ते रहेंगे, उनकी उतनी बड़ी जीत होने की संभावना आगे बनेगी। अगर वो इन सारे चीजों को छोड़कर, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि समाज में बदलाव हो, समाज में लोगों के सोच में बदलाव हो, यहां से हटकर सिर्फ चुनाव ओरिएंटेड हो जाएंगे, इलेक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे और वैसा ही एक्ट करेंगे जैसा जनता चाहती है, तो आप समझ के रखो कि उस पार्टी का वजूद उसी दिन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों बड़े पार्टियों का एनालिसिस किया और इस रिजल्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला इलेक्शन के बारे में कि कैसे लास्ट टाइम में एक मूव से आप इलेक्शन को अपने तरफ कर सकते हैं। और कई सारे र्यूमर्स जो इसके आसपास फैले, वो भी बहुत बेहतरीन ढंग से प्ले हुआ इस चुनाव में। तो ये था पूरा एनालिसिस और हम आगे और भी एनालिसिस लाते रहेंगे और मिलेंगे आपसे आगे। तब तक के लिए सारे लोगों को बाय। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।